हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आयुषी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल हम लोग ईवीएस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ईवीएस की वन शॉट में पूरी ये नोट्स है जो हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी पे आपके आधारित है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी पे पूरी आधारित है, क्योंकि मैंने जब सीटेट जब मैं सीटेट की प्रैक्टिस कर सीटेट का जब मुझे एग्जाम देना था, तो पूरी ये नोट्स मैंने बनाई थी आपके एनसीईआरटी बुक से ही। तो वो ही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। यही एनसीईआरटी यही नोट्स जो ये पूरी है, हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। इसी से पढ़ के मैंने अपना सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर क्लियर कर लिया था। तो आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो नोट्स हैं ईवीएस के काफ़ी हेल्प करेंगे आपके सीटेट एग्जाम में। क्योंकि यहाँ पे वन शॉट में आपको कुछ भी इधर उधर का नहीं पढ़ना पड़ेगा, टू द पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो काफ़ी हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, कल मैंने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था जो आपका चंपा जनजाति है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था कल। आज हम लोग देखेंगे उसी से थोड़ा सा रिलेट करते हुए आगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली शाम 4 बजे आपको एनसीईआरटी पे आधारित वीडियो मिलती रहेंगी, जो आपके सीटेट एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगी। और टीचिंग से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो अपडेट आपको मेरे चैनल से मिलती रहेगी। तो अगर टीचिंग से रिलेटेड कोई अपडेट चाहिए आपको, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको टीचिंग से रिलेटेड और सीटेट दोनों से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और सीटेट की हम लोग यहाँ पे क्लास भी प्रोवाइड कराते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो। क्योंकि जैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना सीटेट क्लियर किया था, आप लोगों का भी हो जाएगा। कोई सीटेट क्लियर होना बड़ी बात नहीं है। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपका जो बीपीएससी एग्जाम है बिहार में होता है, इन्होंने कहा है कि अब हर साल आपका एग्जाम देखने को मिलेगा शिक्षक भर्ती। तो अगर आप सीटेट क्लियर नहीं कर पाओगे तो आप किसी भी टीचिंग एग्जाम में अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब आपका सीटेट क्लियर होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हर जगह पे आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी शिक्षक भर्तियाँ मिलती रहेंगी। आपका कीवीएस का भी रिजल्ट आ चुका है और बीपीएससी में तो हर साल अब आपको वैकेंसी देखने को मिलती ही रहेंगी। तो सीटेट क्लियर होना अब बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज ये ईवीएस की हम लोग की थर्ड क्लास है। ईवीएस की हम लोग के साथ फोर्थ क्लास है। ठीक है, बहुत कम 2 से 3 और वीडियो मिलेंगी, बाकी आपका ईवीएस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, क्योंकि सीडीपी भी हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं, साथ में थ्योरी भी डिस्कस कर रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जो हम लोग चंपा जनजात के बारे में कल डिस्कस कर रहे थे, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि जब आप रिलेट करके पढ़ोगे, शुरुआत से देखोगे तो आपको समझ आएगा। अगर बीच से आप देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। या उनका जीवन और आजीविका, जो चंपा जनजात थी, या उनका जीवन और उनकी आजीविका है। जो वहाँ की जो चंपा जनजात थे वो बकरी पालते थे, वही उनकी आजीविका है। ठीक है, चंग पास अपना सब कुछ अपने घोड़ों और याक पर ले जाते हैं। जब उनको कहीं जाना होता था तो उनके पास जो घोड़े होते थे और याक होते थे, उन्हीं पे वो सब धर दे उन्हीं के ऊपर सब रख देते थे और उन्हीं के माध्यम से वो लेके जाते थे। सब कुछ पैक करने और आगे बढ़ने में उन्हें केवल 2.5 घंटे लगते हैं, क्योंकि वो फटाफट से अपनी सामान समेटते हैं और उनको पैक करने में सिर्फ 2.5 घंटे का ही समय लगता है। जो आपका चंगपा जनजात है। चंगपा अपने तंबू को रेबो कहते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं तान के। ठीक है, तो उसको रेबो कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रेबो किसे कहते हैं। तो चंगपा जनजात अपने तंबू को रेबो कहते हैं। आगे चलते हैं। याक के बालों को पट्टियां बनाने के लिए बुना जाता है। जो याक के बाल होते हैं उनको पट्टियां बनाने के लिए बुना जाता है, जिन्हें आपस में सिला जाता है। ये मजबूत और गर्म होते हैं। जो याक के बाल होते हैं याक के, उसी से पट्टियां बनाई जाती हैं और उन्हीं को आपस में जोड़ के सिल दिया जाता है, जो कि काफी गर्म रहती हैं। आगे चलते हैं। यह हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे होती है वहां पे जहाँ पे चंपा जनजात लोग रहते हैं। 70 किलोमीटर, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। चंपा भाषा चंगथांग का अर्थ होता है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। इसका मतलब यही होता है कि जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। आगे चलते हैं। रेबो के पास भेड़ बकरियां रखने की जगह होती है। चंग पास इसे लेखा कहते हैं, जहाँ पे वो लोग अपनी भेड़ बकरियों को रखते हैं, जहाँ पे वो बांधते हैं उनको, तो उसी को कहते हैं लेखा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। लेखा की दीवारें पत्थरों से बनी होती हैं। जो जिसमें वो रहते रखते हैं अपनी बकरियों को रखते हैं, वो जिसमें रहती हैं,
उसको कहते हैं लेखा, और वो जो लेखा बना होता है वो पत्थर की दीवारों से बना होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। श्रीनगर में आपको कुछ घर पहाड़ों पर दिखाई देंगे, जो कुछ मतलब तो कुछ पानी पर, मतलब जो आपका श्रीनगर है वहां पे कुछ ऐसे घर होंगे जो आपको पहाड़ों पे न दिखाई देंगे, बाकी कुछ ऐसे घर होंगे जो आपको पानी के अंदर मतलब पानी पे दिखाई देंगे। ठीक है। कश्मीरी लोग अपने घरों में रोटियां नहीं पकाते हैं। जो कश्मीरी लोग होते हैं आपके, वो घरों में रोटियां नहीं पकाते, वो बेकरियों से खरीदते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। जम्मू और कश्मीर में भिन्न प्रकार के आश्रय हैं, कुछ ऊंचे पहाड़ों पर, कुछ पानी पर, कुछ लकड़ी और पत्थर में सुंदर डिजाइन के साथ, और कुछ मोबाइल आश्रय जैसे मतलब जिन्हें पैक करके दूसरी जगह पर भी ले जाया जा सकता है। तो जम्मू कश्मीर में पूछ लेता है किस प्रकार के घर पाए जाते हैं, तो आपका हो जाएगा मतलब पहाड़ों पर भी है, कुछ पानी पर भी होते हैं, और लकड़ी के हैं, पत्थर के, सुंदर डिजाइन के भी घर वहां पे देखने को मिलते हैं, जहाँ आपका मतलब जम्मू कश्मीर में। प्रत्येक परिवार अपने जानवर पर एक विशेष चिन्ह लगा देते हैं कि मतलब हाँ ये जानवर इस परिवार का है, तो उसमें एक मतलब विशेष प्रकार का अपना चिन्ह बना देते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये जानवर इस घर का है। महिलाओं युवा लड़कियां जानवरों को गिनती हैं और लेखा के बाहर निकालती हैं, मतलब वो जब बाहर ले जाती हैं तो उनको गिन के बाहर ले जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कारगिल लद्दाख में श्रीनगर के रास्ते में पड़ता है। जो आपका करिगल है वो लद्दाख से श्रीनगर के रास्ते में पड़ता है। अब देख लेते हैं शिक्षक जो संकेत है। चंगबा की भाषा में चंगथांग का मतलब होता है ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि चंगबा की भाषा जो है, चंगथांग का मतलब ही ऐसा मतलब ये होता है कि जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। बच्चों की विभिन्न भाषाओं में भी ऐसी भाषा मतलब ऐसे शब्द हैं। क्या इस पर चर्चा हो सकती है? ऊंचाई 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 पर जाने से हवा में ऑक्सीजन की मतलब जो मात्रा है कम हो जाती है। ऑक्सीजन क्या है? इस समझ की अपनी मतलब अपेक्षा नहीं की जा रही है। बच्चों को बस कुछ अंदाजा हो जाए कि मतलब ऊंचाई पे सांस लेने में समस्या आ जाती है। पहाड़ों पर चढ़ने वाले कई बार ऑक्सीजन के सिलेंडर भी ले जाते हैं, क्योंकि जो आप पहाड़ों पे जाओगे तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ठीक है, तो वहां पे कुछ लोग मतलब अपना ऑक्सीजन का सिलेंडर भी ले जाते हैं। बच्चे फिर उन इलाकों में रहने वाले लोगों के प्रति संवेदनशील हो गए। ये मतलब चंगपा जनजाति जो है आपका ईवीएस में इसीलिए इंक्लूड किया गया है कि मतलब बच्चों को भी पता चले कि जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं उनको रहने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको कितनी समस्याएं मतलब समस्याओं से निपटना पड़ता है। तो बच्चे उनके प्रति कुछ संवेदनशील होंगे, इस चैप्टर का ये मतलब है। उनकी यह समझ भी बनेगी कि रोजी रोटी के लिए लोगों के पास मतलब किस किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये रहा। आगे चलते हैं हम लोग। जब बच्चे समझेंगे कि मतलब ये पहाड़ों पे रहना इतना मुश्किल होता है, लोग कैसे रहते हैं, कैसे अपनी जीविका चलाते हैं, तो बच्चे उनके प्रति कुछ संवेदनशील भी होंगे। उनको समझ में भी आएगा कि कितनी प्रॉब्लम होती है अपना जीवन यापन करने में। अब हम लोग चलते हैं जो आपका पश्मीना शाल है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो हम लोग आज पश्मीना के शाल के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे है। ठीक है। माना जाता है कि एक पश्मीना शाल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। मतलब जो पश्मीना शाल होती है उसमें 6 स्वेटर के बराबर गर्म होता है। तो आप मान सकते हैं अगर आपने एक पश्मीना शाल ओढ़ ली तो आप मतलब ये मान लो कि आपने 6 स्वेटर पहन रखे हैं। ठीक है। इतनी गर्मी पर मोटी बिल्कुल भी नहीं है। मतलब वो आपको लगेगा, आप ये सोच रहे होगे कि 6 स्वेटर यानी वो शॉल मोटी होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत सी पतली होती है। ठीक है। यह पश्मीना बनता है। पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल होती है, मतलब जिससे पश्मीना शाल बनाई जाती है, वो पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल होती है जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। वो इतनी ठंडी में रह लेती हैं पर्वतों पर, मतलब 5000 मीटर की ऊंचाई, आप गेस कर सकते हो कि मतलब कितनी काफी ऊंचाई होगी, वहां पे रह सकती है। यह सर्दियों में तापमान जो होता है 0 सेंटीग्रेड से भी बहुत कम -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। जो बकरियां हैं वो इतने टेम्परेचर में भी रह लेती हैं। ठीक है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीकी और नरम बाल मतलब उगाते हैं। जब वो इतनी ठंडी में वहां पे रहती हैं तो उनकी जो शरीर है उस पर नरम छोटे छोटे बाल उगाते हैं, जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। जब गर्मी का मौसम आता है तो वो झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं। ठीक है। इतने पतले कि बकरी के 6 बाल और आपके सिर के मतलब मिला लो 1 बाल तो वो आपके बराबर हो जाएंगे। आपके 6 बाल
और बकरी के 1 बाल, मतलब वो बकरी के 6 बाल, आपका 1 बाल, इतना उनके मतलब बाल पतले होते हैं। आप मतलब गेस ऐसे कर सकते हो। इसलिए पश्मीना शालों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता है। इसकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर मतलब 250 घंटे में बुनाई करके तब जाकर एक साधारण पश्मीना शाल बना सकते हैं। कितना टाइम लगता है? 250 घंटे लगता है। ठीक है, तब जाके एक पश्मीना शाल आपकी बन के रेडी हो पाती है। इतनी मेहनत सोचकर अगर डिजाइन वाली शाल मतलब बुनाई जाए, बनी मतलब जिसमें डिजाइन बनी हो पश्मीना शाल में, तो उसमें कितना टाइम लगेगा? क्योंकि सिंपल सी जब एक मतलब शॉल बनानी होती है तो 250 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग गेस कर सकते हैं अगर उसमें कोई डिजाइन बनानी होगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जो पश्मीना शाल है उसको बुनने में 250 घंटे लगते हैं, और ये जो है 6 स्वेटर के बराबर एक पश्मीना शाल होती है। अब आगे चलते हैं। श्रीनगर के घर जो हैं देख सकते हैं आप, ये रहा और ये है। श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच में इनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आगे चलते हैं। बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगों पानी पर तैरते रहते हैं। ये आप देख सकते हो कि बोट की तरह बने होते हैं और ये पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की ढल लेखक और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। इसी के अंदर कई परिवार रहते हैं और उसी तरह से वो नदी में मतलब तैरते रहते हैं घर जो है। मकान की तरह इस डोंगों में भी अलग अलग कमरे होते हैं। मतलब कि ये पूरा बना हुआ होता है और इसमें कई अंदर ही कई प्रकार के कमरे होते हैं। ये मतलब क्योंकि काफी बड़ा होता है तो उसी के अंदर कमरे भी ये डिवाइड कर लेते हैं, मतलब कमरे भी उसी के अंदर बने होते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं श्रीनगर के जो घर हैं। आगे चलते हैं हम लोग। हाउस बोट और कई बड़े घरों की अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। ये आप लोग देख सकते हैं जो डिजाइन बनी हुई है। ठीक है, इनमें एक खास डिजाइन खत्म बंद है जो जिंसा मतलब पजल जैसा दिखाई देता है। कि आप लोग जो देख रहे हो यही आपका होता है जिंसा पजल जैसा दिखता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पत्थरों को काट करके एक के ऊपर एक रखकर घर बनाए जाते हैं, जो आपके घर कश्मीर में गांव में दिखते हैं। ये आपने देखा होगा कि ये यहाँ पे एक है और फिर यहाँ पे है, तो पत्थर के काट करके ये ऐसे करके इस पे 2 मतलब बना दिए जाते हैं। ठीक है, पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है। जब पत्थर काट के घर बनाते हैं फिर उसी के ऊपर मिट्टी की पुताई कर देते हैं और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढलाव जैसी होती है, मतलब जो घर बने होते हैं ऐसे करके फिर वो जो छतें होती है वो ढलाव जैसी होती है, क्योंकि पानी बरसे तो उन पर रुके नहीं, वो नीचे आ जाए। आगे चलते हैं। यहाँ के पुराने घरों की खासियत ये है कि जालीदार खिड़कियां ये बाहर की ओर उभरी होती हैं। इन्हें डम कहते हैं, मतलब जो है आपका इसे डब कहते हैं। ये आप लोग देख सकते हो। इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है, क्योंकि यहाँ पे कोई अगर बैठ जाएगा तो उसको अच्छे से बाहर का नज़ारा दिखेगा। यहाँ के पुराने घरों की खासियत यह है कि पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर के बनाया जाता है। घर के दीवारों, खिड़कियों पर डिजाइनदार जो होता है उसे कहते हैं मेहराब बने होते हैं। ये जो बने हुए हैं उसे कहते हैं मेहराब। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो दीवारों पर, खिड़कियों पर जो डिजाइन बनती है उसको क्या कहते हैं? उसे मेहराब कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये रहा। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भूकंप आया हुआ था। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भूकंप आया हुआ था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। भूकंप आने पर हमें क्या करना चाहिए? तो घर से निकल कर के किसी खुले स्थान में आप चले जाओ, खुले मैदान में। ठीक है, अगर आप घर के बाहर नहीं जा सकते हो तो किसी मजबूत चीज जैसे कि टेबल के नीचे लेट जाइए और कस के पकड़ लें ताकि वह फिसले नहीं। कपकपी बंद होने तक प्रतीक्षा करें, मतलब जब तक भूकंप का आहट रहे, हिलता रहे, तब तक आप वहां से निकले नहीं। तो ये रहा भूकंप के बारे में। आगे चलते हैं। जो आपका अहमदाबाद में हुआ था, भूकंप आया था, उसके बारे में देख लेते हैं। आपका जो अहमदाबाद में भूकंप आया हुआ था ये आपका ईवीएस में गिवन है, एनसीईआरटी में, तो ये भी हम लोगों को डिस्कस करना है। तो ये आया था 26 जनवरी 2001 को। आज मतलब आपके प्रेजेंट लाइफ से कनेक्ट करके आप लोग जो समझोगे तो इसे ज़्यादा समझ में आएगा। आज सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम 1000 लोगों के मारने की आशंका है। मतलब जब भूकंप आया था अहमदाबाद में
मतलब अहमदाबाद गुजरात में। तो वहां पे कई लोग मतलब मर गए थे दब के, कई हजार लोग घायल हो गए हैं। बचाव एवं राहत कार्यों में लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया था। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढल गई थी। जब भूकंप आया था तो वहां पे 150 इमारतें ढह गई थी। ठीक है, इसमें लगभग 1 दर्जन बहुमंजिल इमारतें भी थी। आज शाम तक इस मतलब इनके नीचे से कम 250 शव निकाले जा चुके थे, क्योंकि जब भूकंप आया था तो काफी मंजिलें जब गिर गई थी तो उसी के नीचे काफी लोग दब के मर भी गए थे। कहा जाता है कि अभी भी कई हजार लोग मतलब ढह गई इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। शहर की शायद ही कोई इमारत होगी मतलब जिसमें दरारें ना पड़ी हों, क्योंकि इतना भयंकर भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 को। भुज की हालत इसमें मतलब इससे भी ज्यादा खराब है। चारों ओर डरे हुए लोग भगदड़ मचाए हुए हैं। जानवरों ने स्थायी लोगों के सहयोग से काम किया है। राहत के कार्य देश और विदेश से हर तरह की सहायता के आश्वासन मिल रहे हैं। जो आपका भूकंप आया हुआ था 26 जनवरी 2001 को गुजरात में, बहुत बड़ा भूकंप आया हुआ था। इसमें काफी लोग की मतलब डेथ हो गई थी, दब के मर गए थे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में गिवन है तो हम लोग को एनसीईआरटी फॉलो करनी है। उसमें जो भी है, जितना भी है, सब कुछ हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके एग्जाम में टू द लाइन आपको उठा के एग्जामिनर दे देता है। और जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तब तक आप वहां पे नहीं समझ पाओगे कि जो लाइन है कौन से चैप्टर की है। ठीक है, आगे चलते हैं। हार्ट ब्लो कोल्ड, यह कहानी भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी थी। जो ये कहानियां हैं, ये आपके जो राष्ट्रपति मतलब पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। हमारे मुंह से निकलने वाली हवा बाहर के तापमान की तुलना में ठंडी या गर्म हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेथोस्कोप का उपयोग हमारे दिल की धड़कन को सुनने के लिए किया जाता है। जो आपका स्टेथोस्कोप है वो दिल की धड़कन को सुनने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे आती है। जो मतलब वो ठंडी जो हवा होती है वो भारी होती है, इसके कारण वो नीचे आती है। और गर्म हवा जो है वो हल्की होती है, इसलिए वो ऊपर जाती है। सांस बाहर के तापमान के अनुसार ठंडी या गर्म हो सकती है। जो सांस होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि ठंडी के टाइम आपके मुंह से भाप निकलती है, तो जो बाहर का टेम्परेचर अगर ठंडा है तो आपकी जो मतलब सांस का टेम्परेचर मतलब तापमान है वो मतलब उसी के अनुसार ठंडा या गर्म हो सकता है, जिस हिसाब से आपके बाहर का टेम्परेचर होगा। आगे चलते हैं हम लोग, शिक्षक निर्देश देख लेते हैं। सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा, इसीलिए सांस के साथ आई भाप से मतलब ठंडे शीशे पर पानी की बूंदे जैसे बन जाती हैं। आपने देखा होगा कि शीशे के सामने अगर आप मुंह अपना खोल रहे हो तो जो शीशा होता है वो गर्म होता है, और आपकी जो शीशा मतलब आपकी जो सांस है वो गर्म होती है, बाकी जो शीशा है वो बाहर होता है, वो ठंडा होता है। जब उस आपकी सांस उस पे जाती है तो भाप जैसे बन जाते हैं, आपने देखा होगा शीशे के ऊपर। ठीक है, तो इसी के कारण होता है। और नमी मतलब जो होता है, यही नमी शीशे को धुंधला कर देती है, इसी के कारण होता है, क्योंकि हमारी जो सांस होती है वो गर्म होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्कूल के सफाई विभाग के साथ बातचीत के दौरान बच्चों को सम्मान देने के लिए संवेदनशील बनाना है, ताकि बच्चे कुछ तरीके जैसे मशीनों या अन्य चीजों के बारे में सोच सके, ताकि लोगों को वह काम ना करना पड़े जो वे करना पसंद नहीं करते हैं। आगे चलते हैं। गांधी जी के मित्र मतलब महादेव भाई के पुत्र नारायण गांधी जी के साथ रहते थे जब वे जवान थे, क्योंकि गांधी जी के बारे में भी आपके चैप्टर में गिवन है। शिक्षक संवेदनशील मतलब विकसित करने के लिए कक्ष में अस्पृश्यता से संबंधित मुद्दों पर समाचारों का उपयोग कर सकते हैं। भीमराव अम्बेडकर महाराष्ट्र के गोरेगांव में के रहने वाले थे। मतलब जो आपके भीमराव अम्बेडकर हैं ये महाराष्ट्र के गोरे जो गांव है वहां के रहने वाले थे, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में भारतीय संविधान तैयार किया गया था। आपका जो भारतीय संविधान है वो अम्बेडकर जो है उन्हीं के नेतृत्व में तैयार किया गया था, जो आपके भीमराव अम्बेडकर हैं। आगे चलते हैं। स्टालिन के की मतलब डॉक्यूमेंट फिल्म इंडिया अनचंड के साक्षात्कार रूपांतरित हैं। आगे चलते हैं। पुरानी बातें जो हैं तो ये हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि ये मतलब पढ़ना कोई पॉइंट नहीं है। मतलब गांधी जी के बारे में उसमें वही अस्पृश्यता के बारे में कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं।
अफसाना खुद एक बुलंद मतलब मजबूत दीवार है। जो आपका अफसाना है खुद एक बुलंद मजबूत दीवार है। मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की है। विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन जो है आपका रेलवे स्टेशन मुंबई में है। आगे चलते हैं। सोलापुर जो है वो मुंबई में है आपका। शिक्षक को बच्चों में यह समझ विकसित करने का प्रयास करना चाहिए कि मतलब जो खिलाड़ियों को उनकी जात या आर्थिक स्थिति के बजाय उनकी मतलब खेलने की क्षमता से आंका जाता है। शिक्षक को यह बताना चाहिए कि जो मतलब बच्चे हैं उनकी खिलाड़ियों उनकी जात मतलब के आधार पे ना करके उनकी जो क्षमता है कि हाँ मतलब बच्चे को जात के अनुसार ना बांटा जाए, मतलब उनकी जो क्षमता है उनके जो मतलब वो जो कर सकते हैं उनका जो एप्टीट्यूड है उसके आधार पर उन्हें अंकित करना चाहिए। बच्चे खान खेल का मतलब वो बच्चू खान खेल का मैदान मुंबई में एक कोच मुस्तफा खान के नाम से मतलब खान के नाम पर है। जो आपका बच्चू खान खेल एक मैदान है वो मुंबई में कोच मुस्तफा खान के नाम से है। आगे चलते हैं। फादली दीवार मतलब अध्याय समाज द्वारा बनाई गए लैंगिक दीवारों को फादने के बारे में है। ठीक है, जो ये है फांदली दीवार अध्याय आपका समाज के द्वारा बनाए गए लैंगिक मतलब जो लैंगिक दीवारें हैं उन्हीं को फांदने के बारे में है। एक बीज किसान की कहानियां कहता है। मतलब एक जो बीज है वो किसान की कहानी कहता है कि हाँ किसान ने ये बीज बोया, फिर मतलब कैसे कैसे प्रोसेस होके फिर पेड़ एक बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो उसी के बारे में है। वन मतलब जो वन गांव है गुजरात में है। वन गांव जो है गुजरात में है। आगे चलते हैं। पुराने समय में अच्छे बीजों को मिट्टी में लिपटी मतलब सूखी लौकी में रखा जाता था। पुराने टाइम में जो बीज होते थे उनको लपेट करके सूखी जो लौकी होती थी उसमें रखा जाता था। नमी की पत्तियां बीजों को कीटों से बचाती थी। ठीक है, जो नमी की पत्तियां होती थी वो कीटों से बचाती थी। आगे चलते हैं। उड़िया एक प्रकार की सब्जी है। जो उड़िया है एक प्रकार की सब्जी है जिसे अंगारों के बीच बर्तन को उल्टा रखकर बनाया जाता है। ठीक है, बर्तन को उल्टा रखकर बनाया जाता है। जो आपका उड़िया को मतलब बाजारे की रोटियों मतलब जो होता है उड़िया होता है वो मतलब बाजरे की जो रोटी होती है वो घर में बने मक्खन दही और छाछ के साथ खाया जाता है। तो ये आपका ये गुजरात में है जो खाया जाता है ये मक्खन के साथ। ये आपका गुजरात में एक ही फसल को बार बार उगाने और इतने सारे रसायनों के प्रयोग से भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। जब एक ही फसल आप ज्यादा टाइम एक ही स्थान पे उगाते रहोगे तो वो कुछ टाइम के बाद अनुपयोगी मतलब वो बंजर होने लगती है। मिट्टी के सूख जाने पर क्रोटन के पौधे संकेत देते हैं। जब आपके क्रोटन के पेड़ देखा होगा आप लगे होते हैं, जब उसमें पानी मतलब का स्तर नीचे होने लगता है तो वो सूखने लगते हैं। ठीक है, क्रोटन की जड़ें जमीन में गहराई तक नहीं जाती हैं, अतः जब मिट्टी की ऊपर परत सूख जाती है तो क्रोटन की जो पत्तियां होती हैं वो झुक जाती हैं और मुरझा जाती हैं। इसी से पता चलता है कि पानी का जो स्तर है वो कम हो गया है। आगे चलते हैं। केचुए सुरंग बनाने के लिए मिट्टी को नीचे खोदकर नरम कर देते हैं जो केचुए होते हैं। आगे चलते हैं। कुदुक झारखंड में आदिवासी लोगों का एक समुदाय है। जो कुदुक झारखंड है, झारखंड में आदिवासियों का एक समुदाय है जो कुदुक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। जंगल गायब हो रहे हैं, मतलब उनकी जगह खादने खोदी जा रही हैं, बांध बनाए जा रहे हैं क्योंकि जंगल काट करके बांध बनाए जा रहे हैं और खादने खोदी जा रही हैं। ठीक है, इसलिए जंगल कम पड़ रहे हैं। और जो आपका कुड़क भाषा है उसमें तोरंग को मतलब तोरंग का अर्थ होता है जंगल। जो कुड़िक भाषा में बोलते हैं तोरंग, और तोरंग का मतलब ही होता है आपका जंगल, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। वन अधिकार अधिनियम जो है 2007 में बनाया गया था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। जिस भूमि पर हम एक टीन बीज उगाते हैं उसे एक टीन भूमि कहते हैं। जिस पर हम एक टीन बीज उगाते हैं उसी को कहते हैं एक टीन बीज। आगे चलते हैं। यह एक सच्ची घटना है, मतलब सूर्यमणि पे आपकी है एक घटना, तो आप इसको भी समझ लेते हैं। यह एक सच्ची घटना है, तो मतलब सूर्यमणि एक चमकता सितारा है, गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। जो सूर्यमणि मतलब इसी पे आधारित है। आगे चलते हैं।
ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो शिक्षक संकेत है। कक्षा में जंगल के बारे में चर्चा करते समय मतलब उनके अपने अनुभव पूछें। केवल मतलब सैकड़ों पेड़ लगाने से जंगल नहीं बनते हैं। जंगलों के बारे में समझ बनाने के लिए यह भी बातचीत हो कि जंगल में उगने वाले पेड़ पौधे और वहाँ के जानवरों का कौन सा ताना बाना है। उनके भोजन, आवास और सुरक्षा के लिए उनकी एक दूसरे पर निर्भरता होती है। तो ये शिक्षक को जब आप ऐसा करेंगे तो बच्चे में ये विकसित होगा। आगे चलते हैं। जंगल अधिकार जो कानून है आपका 2007 में, यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। मतलब 2007 जो लोग कम से कम 25 साल मतलब जंगल में रह मतलब 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल पर और वहाँ के पैदा होने वाली चीजों पर हक हो जाता है। उन्हें जंगल से हटाया नहीं जाएगा। जंगल बचाने का काम भी उन्हीं पे हो जाता है। जो उनकी ग्राम सभा होती है उसी पे हो जाता है। मतलब आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका जंगल अधिकार कानून था वो 2007 में आया, आदिवासियों के लिए आया। और 25 साल तक मतलब जो लोग 25 साल से एक जंगल में रह रहे हैं तो उनका उन्हीं पे अधिकार हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं झूम खेती पर। आज हम लोग पूरी ईवीएस डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि थोड़े से ही पेज बचे हुए हैं। ठीक है, वन शॉर्ट में है, बहुत कम में, तो आपका ईवीएस आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग ईवीएस फिर से डिस्कस करेंगे, वो हम पूरी पीपीटी बना के। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को साथ में अच्छे से कवर हो जाएगा। लेकिन ये पूरी एक नोट्स है, तो नोट्स बिल्कुल वन लाइन में होती है, तो आपको ऐसे ही समझ में आना होगा, ऐसे ही समझ में आ भी जाएगा आपको। अब चलते हैं झूम खेती की तरफ। जो आपका झूम खेती है, एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ वर्षों के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता है, वहां कुछ भी नहीं उगाया जाता है। जो झूम खेती होती है, एक फसल काटने के बाद उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। उस भूमि पर उगने वाले बांस या खरपतवार को नहीं निकाला जाता है, इसे काट करके जला दिया जाता है। राख भूमि को उपजाऊ बना देती है। जो वहां पे जब जमीन ऐसी पड़ी रहेगी तो उस पे कुछ पेड़ उगाएंगे, जो घास फूस है, फिर उसको काटा नहीं जाता है, उसको जला दिया जाता है। जब जला दोगे तो वो राख बन जाती है, फिर राख वो उपजाऊ भूमि को कर देती है। जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्का खोदा जाता है, जोता नहीं जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि उसको खोदा जाता है और जोता नहीं जाता है। झूम खेती पर भी आपके एग्जाम में देखने को पॉइंट मिल जाते हैं, क्योंकि कुछ लाइनें, 4 लाइनें या 5 लाइनें दे देगा, आपको इसमें से पूछेगा कौन सा सही है झूम खेती के बारे में, कौन सा नहीं सही है। तो जब आपको ये लाइनें पता होंगी तभी आप वहां पे टिक कर पाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। उस भूमि पर उगने वाले बांस या खरपतवार, ये हो गया था। यहाँ से देखते हैं, खरपतवार व अन्य अवांछित पौधों को भी उखाड़ा नहीं जाता है, बस काट दिया जाता है ताकि वे मिट्टी में मिल जाएं। वह मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करता है। यह मिजोरम में किया जाता है। जो आपका झूम खेती है ये कहाँ पे की जाती है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये मिजोरम में की जाती है। मिजोरम की मुख्य जो फसल है वो चावल है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। जब फसल पक जाती है तो लोग जश्न मनाते हैं। ठीक है, और वे बांस पकड़ के चेराव नृत्य भी करते हैं। अब आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो चेराव नृत्य है वो कहाँ का है, तो आपका मिजोरम का है। और कब होता है, जब वहां पे फसल पकती है। ठीक है, फसल कौन सी मुख्य है वहां पे, चावल है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो चेराव नृत्य है ये मिजोरम में होता है। जब फसल पकती है तो फसल पकने के जश्न में वो लोग चेराव नृत्य करते हैं और बांस पकड़ करके वहां पे नृत्य होता है। वो ऐसे ऐसे बांस होते हैं, फिर लोग पकड़ते हैं, इसको उठाते हैं, तो वो कुछ लोग उस पर नृत्य करते हैं। मुख्य फसल जो है मिजोरम की वो चावल है। आगे चलते हैं। हम अपने माता पिता के जन्म के समय कुछ गुण प्राप्त करते हैं। ठीक है, और कुछ चीजें या कौशल हम अपने पर्यावरण से सीखते हैं। जो आपकी हेरेडिटी है आपके माता पिता से ही मिलती है। पोलियो वायरस जो है वायरस के कारण होता है, यह विरासत से नहीं मिलता। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो पोलियो हो जाता है, ठीक है, तो वो आपका जो है वायरस के कारण होता है, वो कोई जन्मजात विरासत नहीं है। कि ये नहीं कि वो आपको हेरिडिटी से मिल जाता है। ठीक है, इन बीमारियों के बारे में जानकारी फैलाने के लिए डॉक्टर को आमंत्रित किया जाता है। ग्रेगोल मेडल का जो जन्म है 1822 में ऑस्ट्रेलिया के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। 7 साल तक उन्होंने ग्रेगोल मेडल मड के बीच में 28,000 पौधों पर उन्होंने प्रयोग किया था। जो आपका मड है, ये आप लोग ध्यान रखिए, कितनी बार प्रयोग किया, 28,000 बार। मटर के पौधों में कुछ गुण होते हैं जो जोड़े में आते हैं, और बीज या तो खुरदुरे हो या चिकने होते हैं।
ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो मटर के पौधे कुछ गुण होते हैं वो जोड़े में आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जो आपका दशहरा वर्ष है मतलब ऋतु से आते हैं, जो आपका दशहरा वर्ष ऋतु से आता है। गन्ने की खेती के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। पुनर्पोली गुड़ चने की एक मीठी रोटियां हैं। इसे मसालेदार कड़ी डिश के साथ खाया जाता है। पुनर्पोली जो है आपका करवा एक बस या गाड़ी है जिसे अभी सुविधाओं के साथ रख सकते हैं। ठीक जी, आप देख सकते हैं ये एक गाड़ी है। आगे चलते हैं। चूहों की दृष्टि कमजोर होती है लेकिन सूंघने, स्पर्श करने और स्वाद लेने की क्षमता बहुत अधिक होती है। जो चूहे होते हैं उनकी दृष्टि कमजोर होती है, उनको देखने में थोड़ी सी समस्या आ जाती है, लेकिन उनका सूंघने, स्पर्श करने और स्वाद लेने की क्षमता अधिक होती है। नागपुर में में चीनी मिला कर खाते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जो नागपुर है उसमें दाल में चीनी मिलाकर खाते हैं। क्योंकि भोजन एक चैप्टर है आप में, तो वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। नृत्य में भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हाथों और चेहरों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। जो जब व्यक्ति कोई नृत्य कर रहा होता है तो जो भी उसका मोमेंट होता है, जैसे चेहरे पे हुआ या हाथों का प्रयोग करता है, तो उसी को मुद्रा या भाव कहते हैं। उल्लू काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे की ओर घुमा लेता है। जो आपका उल्लू है वो काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा लेता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो मैना है वो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। एक पक्षी के पंख में उसे उड़ने में मदद करते हैं और खुद को गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पक्षी अपने जो है पुराने पंख खो देते हैं। जो पक्षी होते हैं वो पुराने पंख खो देते हैं और उनके स्थान पर नए पंख उगाते हैं, क्योंकि जब वो पुराने हो जाते हैं तो वो गिर जाते हैं। ब्रेल लिपि के बारे में देख लेते हैं। जो आपका ब्रेल को एक नुकीले औजार के उभरे हुए बिंदुओं डस्क की पंक्ति पर बना करके मोटे कागज पर लिखा जाता है। उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियां चला करके ब्रेल लिपि को पढ़ा जा सकता है। मतलब जो उभरे हुए अक्षर उस पर बने होते हैं, जैसे कि ये हुआ, ठीक है, ऐसे ऐसे इस पे लिखा होता है। फिर जो ये बने होते हैं उभरे हुए होते हैं, तो इन्हीं पे जब हाथ लगाओगे, जिनको देखने में समस्या आ रही है, तो इन्हीं के माध्यम से पढ़ लेते हैं। इनका जो वो किया है आविष्कार, वो लुई ब्रेल ने किया है। फ्रांस के रहने वाले हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये छोटे थे तो ये अपने पिता जो थे इनके, वो औजार का काम किया करते। तो ये बहुत छोटे थे तो ये औजार के साथ खेल रहे थे, कुछ कर रहे थे, तो उन्हीं से इनकी जो आंखों की रोशनी थी वो चली गई थी, वो लग गया था शायद इनकी आंखों में, तो उसी के कारण इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। तब इनको पढ़ने में बहुत ज्यादा रुचि थी, तभी इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। तो लुई ब्रेल ने किया था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जब इनकी आंखों की रोशनी गई थी तब ये 2 साल के थे शायद। ठीक है, आगे चलते हैं। जब यह 3 साल का था, मतलब वो 3 साल के थे, तब वो अपने पिता के औजारों से खेल रहे थे। अचानक एक नुकीले औजार ने इनकी आंखों को चोट पहुंचा दी थी। मतलब ये 3 साल के थे जब ये खेल रहे थे अपने पिता के औजारों के साथ, तब जो उसमें नुकीली थी वो इनकी आंखों को उन्होंने चोट पहुंचा दी थी। उसी से इनको देखना बंद हो गया था। पढ़ाई में इनकी गहरी रुचि थी। वह पढ़ने और लिखने में भी काफी तरीके के बारे में सोचते रहते थे, क्योंकि जब इनका इंटरेस्ट था तो वो तरीका सोच रहे थे आखिर किस तरीके से हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। अंत में उन्हें एक रास्ता मिला, छूकर और महसूस करके पढ़ना। पढ़ने के इस तरीके को बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जाना गया। तो ब्रेल लिपि का जो आविष्कार किया है आपके लुई ब्रेल ने किया है, फ्रांस के रहने वाले हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। जो ब्रेल लिपि है आपकी, ये 6 बिंदुओं पर आधारित है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं। ब्रेल को अब कंप्यूटर का उपयोग करके भी लिखा जा सकता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। जो ये है यहाँ पे ये उभरे हुए अक्षर बने होते हैं। इन्हीं को जब बच्चा छूता है, जिसको देखने में समस्या है, तो छू के महसूस करके वो समझ जाता है और वो पढ़ लेता है। अब आगे चलते हैं हमको आप लोग ईवीएस के बारे में। जो आपका एनसीएफ 2005 क्या कहता है वो हम लोग देख लेते हैं। ईवीएस में थीम है। आपको पता होगा कि आप में कोई चैप्टर नहीं है कि 1 चैप्टर 2 3 4, ऐसा कुछ नहीं। आपके थीम है, और जो मुख्यतः थीम है वो 6 थीम है। आपके उप थीम है और एक थीम है। तो थीम में जो है आपके 6 थीम है। पहला जो है आपका परिवार एवं दोस्त हो गए, फैमिली एंड फ्रेंड्स हो गए। आपका फूड हुआ, वाटर हुआ और शेल्टर हुआ। भोजन है, पानी और आश्रय है। ये आपके थीम है। आगे देखते हैं। आपका ट्रेवल हुआ, यात्रा करना हुआ।
चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, थिंक वी मतलब वी मेक एंड डू। तो मतलब जो हम करते हैं और मतलब जो हम सोचते हैं और जो हम करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ईवीएस की उप थीम में है, क्योंकि अब मैं थीम पर ही पूरा चैप्टर मतलब जो आपका ईवीएस से आधारित है, तो जो मुख्य थीम है उसमें 6 हैं और जो उप थीम है उसमें ये हैं। मतलब आपका परिवार हुआ, परिवार के अंदर आपका संबंध है, काम और खेल आ जाते हैं, जानवर हैं और पौधे हैं। ठीक है, और जो आपका भोजन है, भोजन के अंतर्गत आपका आ जाता है चखना, पाचन, पाक कला, परीक्षण मतलब तकनीकी हुआ, और किसान और भूख, ये आपके भोजन के अंतर्गत आ जाते हैं। आपका जो पानी है, पानी में आपका आश्रय हुआ, याद करना हुआ, चीज जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो आपका जो थीम है, ठीक है, आपका जो मुख्य थीम है वो आपके ये हुए, मतलब फ्रेंड मतलब वो फैमिली एंड फ्रेंड्स हुए, फूड हुआ, वाटर हुआ, शेल्टर हुआ। तो ये आपके यहाँ पे 4 हो गए। ठीक है, फिर नीचे आप जब आएंगे तो यहाँ पे 2 है, मतलब ट्रेवल हुआ और थिंक थिंक वी मेक एंड डू। तो आप जो सोच मतलब चीजें जो हम बनाते हैं और जो करते हैं, ये आपकी 6 थीम हो गई। फिर उप थीम के अंतर्गत आपका आ जाता है यहाँ पे, उप थीम के अंतर्गत हुआ आपका परिवार एवं दोस्त हुए, उसी के अंतर्गत आपका संबंध है, काम और खेल है, और जानवर और पौधे, ये आपके उप थीम के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन जो आपका भोजन है ये मुख्य थीम के अंतर्गत है, उसके अंदर पार्ट है, तो ये आपके चखना हुआ और ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। जो आपका दिए गए पाठ्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी। पुस्तक की भूमिका। एनसीईआरटी प्रत्येक विषय की गहरी और अंतर संबंधी समझ विकसित करने का प्रयास किया गया है। प्रत्येक विषय वस्तु बच्चे के लिए उपयुक्त भाषा में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ शुरू होती है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। जो है आपका लिंग, वर्ग, संस्कृत, धर्म, भाषा, भौगोलिक स्थिति आदि के अंतर को समाप्त करने की जरूरत है, क्योंकि हमें अब मतलब कोई बच्चा हो या कोई भी है, उसको हमको लिंग, वर्ग, उसके धर्म, जाति के आधार पर, उसको भौगोलिक स्थिति के आधार पर हमको डिवाइड नहीं करना है। पाठ्यक्रम का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। बच्चे का मूल्यांकन तब किया जाना चाहिए जब वह देखता है, पूछता है, खींचता है, मतलब समूहों में चर्चा करता है आदि। तब हमको उसका मूल्यांकन करना चाहिए, जब वो पूछता हो। ठीक है, तब एनसीएफ अनुशंसा करती है, मतलब आपका एनसीएफ 2005 अनुशंसा करता है कि स्कूल में बच्चों के जीवन को उनके साथ जोड़ा जाना चाहिए। जो आपका मतलब स्कूल के बच्चे हैं, आपका एनसीएफ ये मानता है कि हमको बच्चे के जीवन के साथ जोड़ो। जब उस बच्चे की रियल लाइफ के साथ जोड़ोगे तो बच्चा और अच्छे से कनेक्ट करके पढ़ पाएगा। ये आपका एनसीएफ मानता है। स्कूल के बाहर का जीवन देख लेते हैं हम लोग। यह स्कूल, घर और समुदाय के बीच की खाई मतलब गैप को कम करेगा। यह किताबी एवं रट्टा सीखने को हतोत्साहित करता है। ठीक है, इस आधार पर विकसित पाठ्यक्रम रट्टा सीखने को हतोत्साहित करने के विचारों को लागू करने का प्रयास करती है। यह हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 1986 में उल्लिखित बाल केंद्रीय शिक्षा प्रणाली को समाप्त करने में मदद करती है, जो आपका एनसीएफ है। एकीकृत शिक्षा। जो आपका एकीकृत शिक्षा है, बच्चा अपने आसपास के वातावरण को समग्र रूप से देखता है और किसी भी विषय को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में विभाजित नहीं करता है। इसीलिए आप में मतलब 1 से 2 तक के लिए कोई भी बुक डिवाइड नहीं की गई, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड करके ही पढ़ते हैं बच्चे। जब अब बच्चा मतलब 3 में आ जाता है तब जाके उसे डिवाइड किया गया है, तब उसको समझ आता है कि हाँ ये विज्ञान है, ये सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि उसके पहले डिवाइड नहीं किया जाता, क्योंकि बच्चा सभी को एक रूप में ही देखता है। वो ये नहीं समझता है कि उसने अगर पेड़ देख लिए तो हाँ ये इन्वायरमेंट का पार्ट है, और उसने कोई जानवर देख लिया तो ये बायो का पार्ट है, ये नहीं है। वो डिवाइड नहीं कर पाता क्योंकि वो भी छोटा है। आगे चलते हैं। इसीलिए कक्षा 3 से 5 के में ईवीएस विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा को मुद्दों को एकीकृत करता है। आगे चलते हैं। यह विषय 1 से मतलब 2 में नहीं है, मतलब 1 कक्षा 1 और 2 में नहीं है, क्योंकि उसमें बच्चा डिवाइड नहीं कर पाता है। उसमें एक ही बुक, एक ही के अंतर्गत सब कुछ उसी में पढ़ाया जाता है बच्चे को। लेकिन इससे संबंधित मुद्दे और अवधारणाएं भाषा और गणित का हिस्सा हैं। जो उसमें आपने देखा होगा कि इसकी एक जो बुक होगी उसमें उसको इंग्लिश भी पढ़ने को मिल रही होगी, उसमें उसको गणित भी होगी और पर्यावरण के भी बारे में होगा। ठीक है, तो उसमें एकीकृत करके पढ़ाया जाता है। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में परिभाषाओं, मात्रा
की जानकारी के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ तक कि पुस्तक में प्रयुक्त भाषा औपचारिक नहीं है, बल्कि बच्चों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। जो आपका प्राइमरी में है, इसीलिए कोई निर्धारित भाषा नहीं होती। बच्चे की जो मातृभाषा है, ठीक है, बच्चा जिस भाषा में अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहा है अभिव्यक्त करने में, तो वो भाषा बच्चा बोल सकता है। उसी लिए कहा जाता है कि बच्चे की मातृभाषा के अनुसार ही हमको पढ़ाना है। जो आपका एनसीएफ कहता है वो भी मातृभाषा पे ज्यादा जोर देता है। 1 to 5th के लिए तो 100% आपका मातृभाषा ही है कि मातृभाषा में ही बच्चे को पढ़ाओ। लेकिन 6 to 8 के लिए भी अब कोशिश की जा रही है कि हो सके जहां तक मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। बस थोड़ा सा बचा हुआ है, तो आज हम लोग पूरा ईवीएस खत्म ही कर देते हैं। ठीक है, पाठ्य पुस्तक पाठ्य पुस्तक ज्ञान एकमात्र स्रोत नहीं है, बल्कि लोगों उनके पर्यावरण, समाचार पत्रों आदि जैसे सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने के लिए बच्चों का समर्थन करना चाहिए। कम बोझ मतलब लर्निंग विदाउट ब्रुटेन, मतलब जो आपका एनसीएफ है यही कहता है कि बच्चे को मतलब ये नहीं है कि बच्चा अगर छोटा है उसका बैग बहुत भारी है, तो बच्चे को इतना पढ़ाओ, इतना मतलब उसके बैग में होना चाहिए कि उसका बोझ कम हो। ये नहीं कि बच्चा 1 में है उसके बैग में किताबें ही किताबें भरी हों, तो इस पे आपका एनसीएफ जोर नहीं देता है। वास्तव में शिक्षण के लिए दिन समर्पित करने के लिए दैनिक समय सारणी में लचीलापन आवश्यक है। शिक्षण और मूल्यांकन के तरीके भी वर्तमान पाठ्य पुस्तक की प्रभावशीलता को निर्धारित करेंगे स्कूल में उनके अनुभव को अच्छा बनाने के लिए। आगे चलते हैं। उच्च प्राथमिक और उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया जाना चाहिए। चिंतन, विस्मय, छोटे समूहों में चर्चा और अनुभव की आवश्यकता वाली गतिविधियों के अवसर दिए जाने चाहिए बच्चों को। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक पर बाल केंद्रित है। जो आपकी ईवीएस की पाठ्य पुस्तक है वो बाल केंद्रित है, ताकि बच्चों को तलाशने के लिए काफी जगह मिले और उन्हें रटने के लिए मजबूर ना किया जाना पड़े। इसीलिए ईवीएस जो है आपकी बाल केंद्रित होती है, मतलब बच्चे के अराउंड ही होती है। बच्चा अपने जब उस बच्चे के अराउंड ही होगी तो बच्चे को सीखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वो आराम से सीख लेगा, उसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्कूल अधिकारियों की भूमिका है। स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षक बच्चों को अपने स्वयं सीखने पर विचार करने और कल्पनाशील गतिविधियों को और प्रश्नों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए। जो आपके टीचर होते हैं उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो कल्पना करें, वो अपना दिमाग लगाएं, अपने कल्पना करेंगे, गतिविधियां करेंगे तो वो और अच्छे से सीखेंगे। तो इसके लिए टीचर को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। बच्चों को अपने वयस्क द्वारा उन्हें दी गई जानकारी से जुड़कर ज्ञान उत्पन्न करना चाहिए। रचनात्मकता और पहल को विकसित करना संभव है अगर हम उन्हें सीखने में प्रतिभागियों के रूप में देखते हैं, न कि ज्ञान के एक निश्चित निकाय के रिसीवर के रूप में। ये कहा गया है रचनात्मकता में कि बच्चे जो होते हैं हमको इस रूप में देखना चाहिए कि वो कर सकते हैं, वो एक्टिव है, वो सीख सकते हैं, बल्कि ये नहीं कि वो सिर्फ निष्क्रिय रूप से सीख रहे हैं, वो एक डब्बा है और टीचर उसके अंदर भर रहा है। तो ये हमको इस रूप में नहीं देखना है। पुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार नहीं माना जाना चाहिए। ठीक है, जो पुस्तक होती है उसको एकमात्र आधार नहीं माना जाना चाहिए। क्योंकि यही कारण है कि सीखने के अन्य संसाधनों और साइडों की उपेक्षा की जाती है। तो ये नहीं मानना जाना चाहिए कि जो पुस्तक है आपका एकमात्र रिसोर्स है। वो टीचिंग का पढ़ाने का, शिक्षण का एक तरीका है, बट सब कुछ पुस्तक नहीं होती, ये हमको नहीं माना जाना चाहिए। अब हम लोग मानचित्र देख लेते हैं। इंडिया का जो मैप है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश है और ये दिल्ली हुआ, यहाँ पे आपका नेपाल है, ये हुआ बिहार, ठीक है, और ये आपका राजस्थान है। तो ये आपका भारत का मानचित्र है, मैप है। तो फ्रेंड्स ये पूरी ईवीएस थी, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली। मैंने पूरी जो नोट्स बनाई थी वैसे ही मैंने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग ईवीएस की फिर से पूरी एक अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये मैंने जो नोट्स बनाई थी वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, क्योंकि नोट्स में 1 लाइनर होता है और 1 लाइनर हर व्यक्ति को समझ में आता है। मैंने यहीं से पढ़ के अपना ईवीएस कंप्लीट कर लिया था।
क्योंकि ईवीएस 15 नंबर का ही कंटेंट आता है और 15 नंबर की आपकी पैथोलॉजी होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये ईवीएस की आज लास्ट क्लास थी। आज से ईवीएस कंप्लीट होती है। कल हम लोग, ठीक है, कल हम लोग सीडीपी की कोई प्रैक्टिस करेंगे या फिर हम लोग कल एसएसटी का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे जो आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। तो कल हम लोग एसएसटी का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे। तो कल की वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और ईवीएस भी अच्छे से देख लीजिएगा, आपको ये काफ़ी हेल्प करेगी। अभी आप लोग को लग रहा होगा कि ये मैं क्या आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, पर यहाँ से काफ़ी लाइनें आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि मैंने यहीं से पढ़ करके अपना सीटेट क्लियर किया था। मतलब ईवीएस मैंने यहीं से कंप्लीट की थी, जो ये मैंने नोट्स आपको आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। कल हम लोग एसएसटी का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, तो कल की वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेली शाम 4 बजे आपको सीटेट से रिलेटेड सारी वीडियो मिलती रहेंगी और सारी अपडेट जो भी हैं टीचिंग से रिलेटेड, आपका बीपीएससी है, कीवीएस है, डीटेल प्लस भी है, तो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहीं से मिलती रहेंगी। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो कल मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कल हम लोग एसएसटी का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, तो कल की भी वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्प करेगी। तो कल मिलते हैं फ्रेंड्स कल की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।